नमस्कार। मैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र, शासकीय नर्मदा महाविद्यालय होशंगाबाद से बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में पहली इकाई से तोड़ती पत्थर कविता पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हूँ। विद्यार्थियों, ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। कविता के पाठ से पूर्व निराला के विषय में संक्षिप्त चर्चा अपेक्षित है, क्योंकि कोई भी रचनाकार के मानसिक धरातल की प्रतिकृति होती है। रचनाकार जैसा चिंतन करता है, जैसा उसका अध्ययन होता है, जिस प्रकार के उसके अनुभव होते हैं और जो निष्कर्ष होते हैं, उन सब के लिए वह अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करता है। निराला की ये कविता भी इस तथ्य की साक्षी है। निराला के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर भी विहंगावलोकन किया जाए। निराला महापंडित, महाप्राण कहलाए। यद्यपि महापंडित की उपाधि राहुल सांकृत्यायन की है, साहित्य के क्षेत्र में इस उपाधि को उनके संदर्भ में ग्रहण किया जाता है। लेकिन यदि विचार करें तो निराला भी महापंडित हैं, साहित्य के गंभीर अध्येता हैं। संस्कृति की चेतना उनमें रची बसी है। भारतीय समाज की शक्तियों और दुर्बलताओं से वे सुपरिचित हैं। निराला जितने बड़े कवि हैं, उतने ही बड़े कथाकार भी हैं। यद्यपि निराला के कवि व्यक्तित्व ने उनके कथाकार व्यक्तित्व को पीछे कर दिया है। निराला की कथाकार के रूप में उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी चर्चा कवि के रूप में हुई, लेकिन फिर भी वे बड़े समर्थ कथाकार हैं। उनके रचना संसार पर दृष्टि डालिए, आप पाएंगे कि उपन्यास, कहानी, निबंध, अनुवाद, इन सब क्षेत्रों में निराला की गति है। निराला जूही की कली लिखते हैं 1916 में। 1923 में अनामिका, 1930 में परिमल, 1936 में गीतिका, और उसके बाद निरंतर उनकी काव्यात्रा जारी रहती है। और इसी काव्यात्रा के मध्य में निराला की गद्य सृजन सामर्थ्य भी प्रकट होती है। उनके उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया। निराला के कहानी संग्रह लिली, चतुरी चमार, सुकुल की बीबी, सखी और देवी शीर्षक से प्रकाशित हुए। रवींद्र कविता कानन में निराला की निबंधात्मक प्रतिभा सबसे पहले प्रकट होती है। प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन, ये उनके निबंध संग्रह हैं। निराला ने अनुवाद कार्य भी किया, महाभारत की पुराण कथा भी रची। कहने का तात्पर्य ये है कि निराला का व्यक्तित्व गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का चरम उत्कर्ष प्रदर्शित करता है। निराला
छायावाद के उन्नायक कवि हैं। छायावाद के रूप में उनकी जूही की कली सबसे प्रसिद्ध रचना मिलती है। निराला की तोड़ती पत्थर कविता उनकी हस्तलिपि में आप देख सकते हैं। ये निराला की हस्तलिपि है। तोड़ती पत्थर कविता को निराला की हस्तलिपि में निराला के हस्ताक्षरों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। निराला ने तोड़ती पत्थर कविता का सृजन 1935 में किया। 1935 का समय छायावाद के अवसान का काल है। निराला की काव्य यात्रा जूही की कली से छायावादी युग में प्रारंभ होती है, लेकिन प्रगतिवाद के प्रारंभ तक 1936 में आते आते वह अपनी दिशा परिवर्तित करने लगती है। आप देखेंगे जूही की कली में प्रेम और सौंदर्य का जैसा कोमल, काल्पनिक और वायवीय चित्रण निराला ने किया है, उसकी गंध भी तोड़ती पत्थर में दुर्लभ है। तोड़ती पत्थर को बहुत से हिंदी आलोचकों ने प्रगतिवाद के प्रारंभ के रूप में देखा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रगतिवाद का प्रारंभ 1936 से माना गया है। निराला की तोड़ती पत्थर रचना 1935 में प्रकाशित हो रही है। प्रगतिवादी काव्य की विशेषता है कि उसे रचा गया दलित और शोषित वर्ग के पक्ष में। कविता को राज दरबारों से निकालकर विलास और मनोरंजन की वस्तु न मानकर जनसाधारण की व्यथा और वेदना को दूर करने के उपचार के रूप में देखा गया। मित्रों, प्रगतिवाद 1936 से प्रारंभ हुआ, निराला की रचना 1935 में आई और इस तोड़ती पत्थर रचना को ये स्वीकार किया गया कि यह प्रगतिवाद के प्रारंभ की भूमिका है। ये बात किसी सीमा तक सही भी हो सकती है, लेकिन यदि आप द्विवेदी युग की कविता पर दृष्टि डालें तो तोड़ती पत्थर कविता कहीं वहां जाकर भी अपने उत्स से जुड़ती है। निराला भारतीय मनीषा के प्रखर उद्घोषक हैं। उन्हें साहित्य की जितनी गहरी पहचान है, भारतीय समाज से भी वे उतना ही अधिक परिचित हैं। भारतीय संस्कृति की चेतना तो उनकी नस नस में रची बसी है। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी रचनाएं इस तथ्य की साक्षी हैं। महाप्राण निराला ने तोड़ती पत्थर प्रगतिवाद से प्रभावित होकर, मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर लिखी हो, ये आवश्यक नहीं लगता, क्योंकि छायावाद से पहले के समय में अर्थात द्विवेदी युग में नारी के प्रति संवेदना, दलित और शोषित उपेक्षित वर्ग के प्रति करुणा की भावना, उसके कष्टों को दूर करने की उत्कट आकांक्षा द्विवेदी युग की रचनाओं में दिखाई देती है। हम तुलना कर सकते हैं तोड़ती पत्थर कविता और हरिऔध की पवनदूती का
अर्थात प्रिय प्रवास की राधा से। प्रिय प्रवास हिंदी का पहला खड़ी बोली का महाकाव्य है। प्रिय प्रवास की रचना 1925 में संपन्न हो गई, उसका प्रकाशन हुआ। प्रिय प्रवास में विरहिणी राधा कृष्ण के पास दूत के रूप में पवन को प्रेषित करती हैं। जैसे कालिदास ने यक्ष के द्वारा मेघ के माध्यम से संदेश प्रेषित किया है, वैसे ही प्रिय प्रवास में राधा पवन के माध्यम से कृष्ण तक संदेश प्रेषित करती हैं। आप ध्यान दें, राधा क्या संदेश देती हैं पवन को। राधा कहती हैं, कोई क्लांता कृषक ललना राह में यदि दिखावे, तो जा उसके निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। ध्यान दीजिए, राधा कृष्ण के पास संदेश प्रेषित कर रही हैं, लेकिन वायु को निर्देशित करती हैं कि यदि तुम्हें रास्ते में कोई थकी हारी कृषक ललना दिखाई दे, कृषक स्त्री दिखाई दे, तो तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाना। पहले अपने शीतल स्पर्श से उस कृषक ललना की थकान को मिटाना, उसके बाद आगे जाना। विद्यार्थियों, विचार की बात है। जो विचार हरिऔध की राधा प्रस्तुत कर रही हैं, कृषक ललना के कष्ट को दूर करने का जो स्वप्न हरिऔध देख रहे हैं, तोड़ती पत्थर में कहीं वही संवेदना हमें दिखाई देती है। बहुत संभव है कि निराला की तोड़ती पत्थर के मूल में मार्क्सवादी चेतना के साथ साथ अपनी भारतीय परंपरा में पूर्व प्रस्तुत रचना का, हरिऔध की राधा का, पवनदूत प्रसंग का प्रभाव रहा हो। हम इस प्रभाव के आगे इस कविता को देखते हैं और नारी के प्रति कवि की सहानुभूति के रूप में उसे रेखांकित करते हैं। निराला की तोड़ती पत्थर कविता इस प्रकार है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। ये कविता प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष में रची गई है। निराला प्रथम पुरुष के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। निराला दृष्टा है, पत्थर तोड़ने वाली वह स्त्री दृश्य है। निराला पत्थर तोड़ती हुई उस स्त्री को इलाहाबाद के रास्ते पर बैठा हुआ देखते हैं। पथ के किनारे बैठी हुई वह स्त्री पत्थर तोड़ रही है। यहां इलाहाबाद शब्द का प्रयोग कहीं विचार की अपेक्षा रखता है। निराला की यह महिला, ये पत्थर तोड़ने वाली स्त्री कलकत्ता की सड़क पर भी हो सकती थी, ये बनारस या लखनऊ की सड़क पर हो सकती थी, ये दिल्ली या अथवा किसी अन्य भारतीय सड़क पर हो सकती थी, लेकिन निराला ने इलाहाबाद के पथ पर इसको अंकित किया है। ये सहज स्वाभाविक भी हो सकता है कि निराला ने उसे इलाहाबाद में देखा, इसलिए इलाहाबाद में उसका अंकन किया। निराला इलाहाबाद में रहते थे और ये दृश्य इलाहाबाद के लिए कोई दुर्लभ नहीं है, असंगत नहीं है, अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन आलोचकों की यह भी मान्यता है कि इलाहाबाद उस समय
प्रगतिशीलता का, प्रगतिशील विचार के लेखकों का केंद्र बन रहा था। परिमल संस्था इलाहाबाद में साहित्य को एक नई दिशा दे रही थी और इसलिए निराला ने कविता में इलाहाबाद शब्द का चयन किया है। संभावना है, प्रमाण नहीं। इसी प्रकार तोड़ती पत्थर को भी प्रतीकात्मक रूप में आलोचकों ने व्याख्यायित किया। पत्थर का तोड़ना अर्थात किसी कठिन कार्य को संपन्न करना। निराला का समय 1935 और 36 का ये समय वो समय है जब भारतीय समाज अपनी रूढ़ियां तोड़ रहा है। आजादी का स्वप्न देखता हुआ एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ने की कामना कर रहा है। एक नई संस्कृति, नए प्रभाव, नई दिशाएं अनावृत हो रही हैं। संक्रमण काल का समय है। जीर्ण और पुरातन और जर्जर को त्याग कर नए की ओर आगे बढ़ने की, युगानुकूल को स्वीकार करने की एक प्रबल आकांक्षा उस समय के रचनाकारों में दिखाई देती है और वह निराला में भी है। पत्थरों को तोड़ना रूढ़ियों को तोड़ने की जैसा है। जैसे रूढ़ी को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, विरोध खड़ा होता है, ऐसे ही पत्थर आसानी से नहीं टूटता। ये तोड़ना विकृतियों से, विसंगतियों से, जीर्ण और जर्जर परंपराओं से मुक्ति प्राप्त करने जैसा है। इसलिए निराला इस कविता में इस तोड़ती पत्थर का प्रतीकार्थ ग्रहण करते हैं। अभिधा के रूप में देखें तो ये स्त्री पत्थर तोड़ने का श्रम साध्य कार्य कर रही है और जब लक्षणा और व्यंजना के परिप्रेक्ष्य में इन पंक्तियों की व्याख्या करें तो हम पाएंगे कि यह पुरातनता से मुक्ति का उपक्रम है। छायावाद में ही इस बात की घोषणा हो जाती है कि पुरातनता से प्रकृति का श्रृंगार नहीं होता। प्रसाद जी लिखते हैं, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे बेजाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक। जब प्रकृति पुरातनता को सहन नहीं करती, जब प्रकृति मुरझाए हुए फूलों को अपने मस्तक पर धारण नहीं करती, तो एक प्रबुद्ध और जागरूक मनुष्य किसी जीर्ण जर्जर रूढ़ी को अपने साथ कब तक लगाए रख सकता है। महाप्राण निराला ने अपने काव्य में ही नहीं, अपने जीवन में भी रूढ़ियों को तोड़ा है। वे ऐसे क्रांतिकारी हैं जो जहां भी रूढ़ी को पाते हैं, बंधन को देखते हैं, वहां उससे मुक्ति की आकांक्षा करते हैं। आप जानते होंगे निराला ने मुक्त छंद का आविष्कार किया, कविता को छंदों के बंधन से मुक्ति दिलाने का प्रयत्न किया और मुक्त छंद रच गए। तो निराला का ये तोड़ना, ये पत्थरों का टूटना, रूढ़ियों का टूटना है उस युग के परिप्रेक्ष्य में। कवि की संवेदना पत्थर तोड़ती हुई महिला को देखती है और उसके बाद उस पूरे परिदृश्य पर एक दृष्टिपात करती है।
निराला देख रहे हैं कि इलाहाबाद के रास्ते पर बैठी हुई वह स्त्री पत्थर तोड़ रही है, लेकिन जिस स्थान पर वह पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है वहां कोई छायादार वृक्ष नहीं है, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। कोई ऐसा वृक्ष नहीं है, कोई ऐसी छाह नहीं है जहां बैठकर वह अपने कार्य को संपन्न कर सके। वह विवश है तपती हुई धूप में बैठकर पत्थर तोड़ने को। निराला ने उस स्त्री का भी वर्णन किया। यहां कहीं निराला स्त्री चित्रण में फिर छायावाद के निकट पहुंचते हैं। आए तो वे छायावाद से ही हैं, तो छायावाद की जो सौंदर्य चेतना है उससे मुक्त कैसे रह सकते हैं। निराला उस स्त्री का वर्णन करते हैं। श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन। इन पंक्तियों में भारतीय नारी का सौंदर्य भी है, उसकी श्रमशीलता भी है, उसकी लज्जाशीलता भी है, उसकी सांस्कृतिक चेतना भी है। श्याम तन, उसका रंग वह गौर वर्ण नहीं है, बिहारी की नायिका की तरह नहीं है। वो इतनी गोरी नहीं है बिहारी की नायिका की तरह कि चांदनी रात में खो जाए। श्याम तन, उसका शरीर श्यामला है। विद्यार्थियों, अगर निराला यहां गौर वर्ण का वर्णन कर दें तो कविता असंगत हो जाएगी। धूप में बैठकर कार्य करने वाले का रंग कितना भी गोरा क्यों ना हो, श्यामला हो ही जाएगा। स्त्री धूप में बैठकर कार्य कर रही है, कोई छायादार पेड़ नहीं है, धूप में बैठने के कारण वह स्त्री श्याम तन है, श्यामले शरीर वाली है। भर बंधा यौवन, युवती है, स्वस्थ है। बीमार आदमी पत्थर नहीं तोड़ सकता, कमजोर हाथों से पत्थर टूटने वाला नहीं है। इसलिए निराला की पत्थर तोड़ने वाली स्त्री शरीर से श्यामली किंतु स्वस्थ है। नत नयन, कवि का शब्द विधान देखिए, उसके नेत्र झुके हुए हैं। ये नेत्रों का झुकना दो कारणों से है। एक कारण, उसका कार्य पत्थर तोड़ना है, पत्थर नीचे रखा है, इसलिए उसकी दृष्टि उस टूटते हुए पत्थर पर केंद्रित है। इधर उधर देखकर हथौड़ी चलाएगी तो पत्थर टूटने वाला नहीं है। लक्ष्य पर तो दृष्टि केंद्रित करनी ही होगी, और इसलिए उस स्त्री के नेत्र नत हैं, झुके हुए हैं। छात्रों, इस नत नयन का दूसरा आशय भारतीय सांस्कृतिक चेतना से जुड़ा हुआ है। हम अपने बड़ों से झुककर बात करते हैं, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की जाती। इसको धृष्टता, अनुशासनहीनता समझा जाता है। विनम्रता का प्रतीक है नेत्रों का झुका होना, बड़ों के सामने झुकना, बड़ों के सामने सीना तान कर बहस करना भारतीय संस्कृति नहीं है। नत नयन, नीचे झुके हुए नयन उस भारतीय श्रमशीला स्त्री की मर्यादा को, गरिमा को और लज्जाशीलता को द्योतित करते हैं, स्पष्ट करते हैं। और इन सब के बाद प्रिय कर्म रत मन, उसका मन अपने प्रिय कर्म में लगा हुआ है। कर्म क्या है? पत्थर को तोड़ना।
कर्म तभी सार्थक होगा जब मन से किया जाएगा। अध्यापन तब सार्थक होगा जब मन से पढ़ाया जाएगा, और अध्ययन भी तब सार्थक होगा जब पढ़ने वाला मन लगाकर पढ़ेगा। कर्म में मन का यह विनियोग अत्यंत आवश्यक है, और इसीलिए पत्थर तोड़ने वाली स्त्री मन लगाकर अपना कार्य कर रही है। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। गुरु का अर्थ है भारी भरकम। एक भारी सा हथौड़ा उसके हाथ में है, उस हथौड़े से वो बार बार प्रहार करती है और पत्थर को तोड़ती है। निराला कहीं यदि रूढ़ियों के भंजन में इस कविता को लिख रहे हैं तो इसकी व्याख्या का एक अर्थ ये भी होगा कि रूढ़ी एक बार में अगर टूटती नहीं तो हमें रूढ़ियों को तोड़ने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा, बार बार प्रयत्न करना होगा, लक्ष्य प्राप्ति तक कर्मरत रहना होगा। ठीक उस स्त्री की तरह जो पत्थर को तोड़ने के लिए बार बार प्रहार करती है। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, सामने की ओर वृक्षों की पंक्ति है, अट्टालिकाएं हैं, प्राकार चहारदीवारी है। ये सब उपलब्ध तो हैं, लेकिन उस श्रमशील स्त्री के लिए ये अनुपलब्ध है। तरुमालिका दूर है, अट्टालिकाएं दूर हैं। इनकी छाया में बैठकर पत्थर तोड़ने का दुष्कर कार्य संपादित करने का अवसर और सुयोग उस महिला के लिए नहीं है। निराला कहीं इस बात को रेखांकित करना चाहते हैं कि समाज में सुविधाएं तो हैं, लेकिन उन सुविधाओं पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है। वे सुविधाएं जनसाधारण के लिए नहीं हैं, वे श्रमिकों के लिए नहीं हैं, कृषकों के लिए नहीं हैं, वंचितों के लिए नहीं हैं। निराला पहले लिख चुके थे कोई न छायादार वृक्ष। जब पहले ही बात हो चुकी है तो फिर यहां पर तरुमालिका को सामने अंकित करने का प्रश्न क्यों उठा? ये तरुमालिका पुनः इसलिए प्रस्तुत हुई क्योंकि निराला स्पष्ट करना चाहते हैं, निराला ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं उस विषमता की ओर जिसके कारण जनजीवन त्रस्त है, वंचित हैं, निर्धन हैं, अशिक्षित हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं से रहित हैं। निराला सामाजिक विसंगति को दूर करने के लिए इस पंक्ति की रचना करते हैं और इसके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि सुविधाएं हैं। यदि समाज में विपणन की उचित व्यवस्था की जाए तो जो वंचित और शोषित वर्ग है उसको भी ये लाभ प्राप्त हो सकते हैं। कविता और आगे बढ़ती है। निराला देख रहे हैं कि एक ओर वो स्त्री छाया रहित स्थल पर बैठी हुई पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है, दूसरी ओर अट्टालिकाएं हैं, तरुमालिका है, प्राकार है, लेकिन इनकी किसी की भी सुविधा उस महिला के लिए नहीं है। कविता का पूर्व भाग यहाँ पूर्ण होता है और कविता अपने
दूसरे चरण में प्रवेश करती है। पहले चरण में श्रम का और भारतीय नारी का उदात्त रूप अंकित होता है। इस कविता के दूसरे भाग में प्रकृति का चित्रण है। प्रकृति चित्रण छायावाद की प्रमुख विशेषता थी। निराला छायावाद से आए। प्रकृति प्रियता उनकी कविता का मेरुदंड है। निराला की कोई भी रचना प्रकृति से बहुत दूर नहीं जाती और तोड़ती पत्थर भी इसी तथ्य का उदाहरण है। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप। चढ़ रही थी धूप, पहले प्रहर के पश्चात का वर्णन है। धूप चढ़ रही है, सूर्य ऊपर आ रहा है, गर्मियों के दिन हैं। दिवा का तमतमाता रूप, दिवा अर्थात सूर्य, सूर्य तमतमा रहा है, प्रचंड ताप है। प्रकृति का चित्रण कविता के विभिन्न संदर्भों में अलग अलग रूपों में मिलता है। कहीं प्रकृति आलंबन के रूप में आती है, कहीं उद्दीपन के रूप में आती है, कभी अलंकारिक, कभी पृष्ठांकन के लिए, कभी उपदेश के लिए, कभी नाम परिगणन के लिए। प्रकृति चित्रण की अनेक पद्धतियां हैं, लेकिन इस कविता में प्रकृति का चित्रण आलंबन रूप में हुआ है। ऐसे ही प्रकृति चित्रण के दो और रूप हैं। एक कोमल रूप, चांदनी रात का वर्णन, प्रातः काल का वर्णन, आकाश में छाए हुए बादलों का वर्णन, शीतल सुगंधित पवन का वर्णन, सब प्रकृति के कोमल मनोरम रूप हैं और अधिकतर इन्हीं रूपों के चित्रण में कवि रुचि लेते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त प्रकृति के कठोर रूप भी हैं। कामायनी में कठोर रूप का बहुत सुंदर चित्रण प्रारंभ में मिलता है। झंझा झकोर गर्जन था, आंधियां, हिमपात, भूकंप, निर्जन वन प्रदेश, तपते हुए रेगिस्तान, बाढ़ से उफनती हुई नदियां और धरती की छाती फाड़ने वाली धूप, ये सब प्रकृति के कठोर रूप हैं। कवि प्रसंगानुसार कोमल या कठोर रूप का चयन करता है। महाप्राण निराला ने यहां कठोर रूप का चयन किया। पत्थर तोड़ती हुई उस स्त्री के कष्टों का उभार दर्शाने के लिए, उसको और उत्कर्ष प्रदान करने के लिए, वर्णन को और अधिक प्रभावोत्पादक बनाने के लिए ये आवश्यक था कि वहां पर प्रकृति के इस कठोर रूप का चित्रण किया जाए। छाया तो पहले से ही नहीं है, तपते हुए सूरज की धूप और उस स्त्री के ऊपर डाली जाए। इसलिए निराला आलंबन रूप में प्रकृति का ये कठोर चित्र अंकित करते हैं कि चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप। और इतना ही नहीं, इसके बाद एक कदम और आगे बढ़ते हैं। उठी झुलसाती हुई लू, जैसे ही सूर्य का ताप प्रचंड होता है, वैसे ही तेज आंधी लू चलने लगती है, गर्म हवा चलने लगती है, झुलसाने लगती है, गर्मी और बढ़ जाती है। रोई ज्यों जलती हुई भू, धरती ऐसे लगती है मानो रोई की तरह जल रही हो।
गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। चारों ओर गर्द छा जाती है, दोपहर हो जाती है। सुबह से बैठी हुई वो पत्थर तोड़ती हुई स्त्री अपने स्थान पर अविचल भाव से कर्मरत रहती है, हटती नहीं है। दोपहर तक तपती हुई धूप में झुलसाने वाली लू के बीच जब धरती भी जलती हुई सी प्रतीत होती है, तो इस कठोर प्राकृतिक परिवेश में अपने कार्य का निष्पादन करती है और दोपहर होने तक पत्थर तोड़ती रहती है। कविता का यह मध्य भाग प्रारंभिक भाग का पोषण करता है और स्त्री के प्रति, वंचित वर्ग के प्रति हमारी संवेदनाओं को उभारता है। तृतीय खंड में कविता समापन की ओर आती है। निराला कहते हैं कि उस पत्थर तोड़ती हुई स्त्री को देखकर मैं वहां कहीं रुक गया। उस स्त्री ने यह लक्ष्य किया कि कोई उसे देख रहा है। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार सुनी मैंने, वह नहीं जो थी सुनी झनकार। कविता का मर्म इन पंक्तियों में पूर्ण होता है। कविता का उद्देश्य यहां आकर अपने चरम स्वरूप को, चरम सौंदर्य को प्रदर्शित करता है। कवि क्या है, कवि का धर्म क्या है, निराला इन पंक्तियों में स्पष्ट करते हैं। कविता राजमहलों में बैठकर लिखी जा सकती है, वर्ग विशेष के मनोरंजन का कारण बन सकती है, लेकिन समाज को कोई बहुत सार्थक संदेश दे पाए, यह कठिन होता है। समाज को सार्थक संदेश देने के लिए निराला को भी उसी परिवेश में खड़ा होना पड़ा जिस परिवेश में वो स्त्री पत्थर तोड़ रही है। निराला भी वहीं खड़े हैं, उसी भूमि पर खड़े हैं जो रुई की तरह जल रही है। उनके चारों ओर भी लू का वही झकोरा है, उनके सिर के ऊपर भी दिवा का वही तमतमाता हुआ रूप है। छात्रों, कवि की संवेदना उस वंचित और शोषित स्त्री के प्रति तब द्रवित होती है जब वह प्रत्यक्ष रूप से उस कष्ट को अनुभव करता है। निराला कहते हैं, देखते देखा मुझे तो एक बार। उस पत्थर तोड़ने वाली स्त्री ने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई और यह लक्ष्य किया कि कोई उसे देख रहा है। एक दृष्टि स्त्री निराला की ओर डालती है, दूसरी दृष्टि वह उस भवन की ओर डालती है जो सामने की ओर बना है। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। निराला कहते हैं कि उस स्त्री ने मुझे देखा, मुझसे कहा कुछ नहीं, लेकिन उसकी दृष्टि ऐसी थी जैसे किसी बच्चे को पीट दिया जाए और धमका कर उसे रोने भी न दिया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार जिस पर अत्याचार होता है वह इतना आतंकित होता है कि अपनी बात आगे कह भी नहीं पाता, अपनी शिकायत दर्ज करने का अवसर भी उसको नहीं मिलता। निराला इसी बात को रेखांकित करते हैं। वह स्त्री
ऐसी दृष्टि से देखती है, कहती कुछ नहीं, शब्द नहीं है, लेकिन वह दृष्टि ही उसकी सारी शिकायतों को कवि के हृदय तक पहुंचा देती है। कई बार जब वाणी नहीं कह पाती तो मौन मुखर होता है और वह मौन अधिक प्रभावशील होता है। शायद गोस्वामी जी इसीलिए लिखते हैं, गिरा अनयन वाणी के नयन नहीं है और नयनों पर वाणी नहीं है। गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। निराला की ये स्त्री भी इसी तथ्य को प्रकट करती है। सजा सहज सितार सुनी मैंने, वह नहीं जो थी सुनी झनकार। निराला कहते हैं कि एक सितार सा बज उठा, संवेदना का एक तार जो उस स्त्री के हृदय में था, उसका दूसरा सिरा मेरे हृदय में था। स्त्री जिस कष्ट को अनुभव कर रही थी, वह जो कुछ कहना चाहती थी, वो उसने बिना कहे ही मुझ तक संप्रेषित कर दिया। संवेदना की यही झनकार है। कष्ट कहीं भी हो, लेकिन कवि का कोमल और संवेदनशील हृदय उसे आत्मसात करता है, उसे पकड़ता है। तभी तो वाल्मीकि क्रौंच वध के समय उस पक्षी को आहत देखकर उसकी करुणा पर विगलित होते हैं। बाण वाल्मीकि को नहीं लगा था, क्रौंच पक्षी को लगा था, लेकिन उसकी व्यथा वाल्मीकि ने अनुभव की। पत्थर तोड़ने वाली स्त्री को कष्ट हो रहा है और ये कष्ट उस संवेदनशील कवि को भी हो रहा है जो उसे वहां देखता है। एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। निराला ने दृश्य बिंब अंकित किया। वह स्त्री निराला की ओर देखती है, क्षण भर के लिए उसका शरीर थरथरा जाता है, उसके मस्तक से एक बूंद नीचे टपक जाती है। गिरे सीकर, सीकर का अर्थ होता है बिंदु। यहां श्रम सीकर है, पसीने की बूंद। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। निराला कहते हैं कि पत्थर तोड़ती हुई उस स्त्री ने फिर अपने काम में अपने को व्यस्त कर दिया और वह मानो बिना कहे ही यह कह गई कि मैं पत्थर तोड़ रही हूं। पत्थर का ये तोड़ना रूढ़ियों का टूटना है। पत्थर का ये तोड़ना नए सृजन के लिए है। पत्थर का ये तोड़ना वंचितों को उनके अधिकार दिलाने के लिए संदेश है। निराला की इस कविता का रचनात्मक प्रयोजन ही यह है। वे सामाजिक विषमता की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। वे कहीं हमें ये बताना चाहते हैं कि हम दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित लोगों के लिए सुविधाओं का प्रबंध करें। हम अपनी सुविधाओं में से उनको सुविधाएं बांटें। कविता के इस अर्थबोध के उपरांत इसके समीक्षात्मक पक्षों पर भी एक दृष्टि डाल लें। इसका भाव पक्षीय वैशिष्ट्य ये है कि ये रचना भारतीय दर्शन से अनुप्राणित है। भारतीय दर्शन जब कहता है कि सब में एक ही ईश्वर का निवास है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही देवता, एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा सबके हृदय में बसा हुआ है, तो वह एक ही ब्रह्म, एक ही चेतना, एक ही संवेदना पत्थर तोड़ने वाली स्त्री में भी है और वही कवि के हृदय में भी है। ये भारतीय दर्शन से प्रभावित, प्रेरित और सब प्रयोजन रचना है। कविता की मूल संवेदना करुणा और आक्रोश को उत्पन्न करना है। एक और कविता करुणा को स्त्री के प्रति जागृत करती है, शोषित के प्रति जागृत करती है। दूसरी ओर वह आक्रोश को उत्पन्न करती है, बदलने का संदेश देती है।
वस्तु चित्रण की दृष्टि से निराला इलाहाबाद के पथ का वर्णन करते हैं, तोड़ती हुई पत्थर कविता में उस स्त्री का वर्णन करते हैं, उस परिवेश का वर्णन करते हैं जो इस सब को दिखाता है। नारी सौंदर्य के विशिष्ट पक्ष को जैसा कि व्याख्या के समय आपको समझाया, श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्मरत मन, यह भारतीय नारी का सौंदर्य है। चाहे वह राजभवन में हो, चाहे वह सड़क पर पत्थर तोड़ रही हो, चाहे वह सीता और सावित्री के रूप में हो, चाहे वह अन्य किसी रूप में हो। कविता प्रकृति वर्णन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कविता का आलम्बन परक कठोर रूप प्रकृति में वर्णत यहाँ प्रस्तुत हुआ। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप। इन पंक्तियों में हमें अलंकार देखना चाहिए। दिवा का तमतमाता रूप, रुई ज्यों जलती हुई भू, यहाँ अलंकारिक वर्णन भी है प्रकृति का। कौन से अलंकार किस पंक्ति में आए, इसको हमें विचार करना चाहिए। कविता का कला पक्षीय सौंदर्य बोध, कविता की भाषा सामान्य बोलचाल की शब्दावली है। अभिधा में इसके अर्थ को व्याख्यायित करें तो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन निराला जहां प्रिय कर्म रत मन और सजा सहज सितार जैसे वाक्यांशों का प्रस्तुतिकरण करते हैं, वहां पर कविता व्यंजना की ओर चली जाती है और उसका अर्थ महत्वपूर्ण हो जाता है। गर्द चिनगी छा गई प्रायः हुई दोपहर, बिल्कुल सामान्य बोलचाल की भाषा है। संस्कृतनिष्ठ शब्दावली दिखाई देती है सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार में, और सामासिक शब्दावली श्याम तन भरभरा भर बंधा यौवन, इन पंक्तियों में आप देख सकते हैं। इसमें गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। रुई ज्यों जलती हुई भू उपमा अलंकार है, और दिवा का तमतमाता रूप मानवीकरण अलंकार है। बिंब विधान की दृष्टि से इसमें दृश्य बिंब है। तोड़ती हुई पत्थर स्त्री दृश्य बिंब को प्रस्तुत करती है। ये दृश्य बिंब स्थिर नहीं है, ये गतिशील बिंब है। छंद विधान की दृष्टि से विचार करें तो कविता मुक्त छंद पर आश्रित है। इसमें लयात्मकता है। प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर, इस प्रकार ये कविता अनेक बिंदुओं को स्पर्श करती हुई भाव और कला पक्ष दोनों दृष्टियों से समर्थ सिद्ध होती है। ये प्रश्नावली है। इसके प्रश्नों के उत्तर आपको इस कविता को देखकर समझ में आ रहे होंगे। पहले प्रश्न में इलाहाबाद नगर का वर्णन हुआ। पत्थर तोड़ने वाली स्त्री के हाथ में हथौड़ा है। कविता में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। दिवा का तमतमाता रूप, इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। देखा उसे मैंने, पंक्ति में मैं और उसे, मैंने, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो उसे शब्द स्त्री के लिए है और मैंने शब्द निराला ने स्वयं के लिए प्रस्तुत किया है। इसी के साथ ये पाठ यहाँ पूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।